Hello everyone, welcome to an academic platform. My name is Tarkeshwar Jain. Today I will going to talk about Hannah Arendt. ठीक है, शी इज अ गर्ल. ठीक है, और वो एक ऐसी लड़की थी जिन्होंने एक मेल डोमिनेटेड फिलोसॉफिकल सोसाइटी में अपने थॉट्स को बढ़ावा दिया. ठीक है, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग टू द टॉपिक आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अन academic platform. An academy has an academy subscription plan in which you will going to get daily live classes, live test and quiz, unlimited access to the classes, and structured course. I always focus on a structured course because you will going to get the coverage of prelims, mains, syllabus. So the Unacademy app can be downloaded from Google Play Store and Apple Play Store as well. This is me, Tarkeshwar Jain. He is the subject PSIR. I have given 2 times UPSC main and interview. MPPSC mains and interview, and CAPF medical out. These are the 100 plus top educators from which you will get the access to the course, such as Mrunal sir from Mansani sir. Mrunal sir will teach you economics, as you all know. Sudarshan sir, Prakash Kumar sir. This is the course structure. आप देख सकते हैं everything politics से governance, IR, history, optional courses, geography, science and tech, environment, ecology, everything is covered. ठीक है, Unacademy का 1 month, 3 month, 6 month and 12 month कोर्स प्रोग्राम है. इवन 24 मंथ्स का भी प्रोग्राम है यहाँ पे, जो आप एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोर्स एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट. कोर्स का जो वैल्यू है वो 39,600 फॉर 1 ईयर वाला एंड 57,600 फॉर 2 ईयर वाला. ठीक है, अनअकैडमी प्लस एंड अनअकैडमी आइकॉनिक, दो चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं आपके लिए. ठीक है, you can see the difference between Unacademy Plus and Unacademy Iconic. Let's start. Hannah Arendt वैसे तो ये जर्मनी की थी, बट ये हिटलर एंड के टाइम पे कंटेम्प्रेरी ऑफ हिटलर थी. शी गॉट असाइलम इन यूएसए. ठीक है, इनका टाइम पीरियड आप याद रखिए. शी वॉज मॉडर्न 1906 से 1975. ठीक है, ये इनको कलर ऑफ कोल्ड वॉर के टाइम भी देखते हैं. ठीक है, अब इनके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर किस हिसाब से आए देखिए. लास्ट ईयर ही इनका एक क्वेश्चन आया था इनके ऊपर कि क्रिटिकली एग्जाम है हरा एंड कॉन्सेप्चुअल ट्रायल ऑफ लेबर, वर्क एंड एक्शन. ठीक है, तो हमें एग्जामाइन करना है तीनों चीज़ें, इनकी ट्राइट ऑफ लेबर, वर्क एंड एक्शन. ठीक है, फिर पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है हन्ना अरेंट की, व्हाट शी बिलीव्स अबाउट, ये है. ठीक है, and discuss Hannah Arendt's analysis of ideology in modern totalitarian regime. मॉडर्न टोटलिटेरियन रिजीम में इनकी थ्योरी और इनकी जो आइडियोलॉजी है वो कितनी सही है उसको डिस्कस करना है. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली आप अगर इसकी इनकी थ्योरी को समझेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा. फिर पावर इज नेवर द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल. पावर इज नेवर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है, इट बिलोंग्स टू ए ग्रुप and remains in existence only so long as the group keeps together. इनका कहना था इंडिविजुअली कुछ चीज पॉसिबल नहीं है, अगर कोई चीज ग्रुप में है देन यू कैन डू एनीथिंग. ठीक है, नाउ हैना अरेंट ने बस इनका एक वर्ड याद रखना विद स्पेलिंग कि फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच को एक्सप्लेन किया. फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच का मतलब होता है एक्सपीरियंस के बेसिस पे बातें करना. ठीक है, जो भी थ्योरी इन्होंने डेवलप करी है वो फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच के थ्रू करी है. जी हर्शल एक्सप्लेन हर थिंकिंग एज थिंकिंग विदाउट मॉडल. ठीक है, हन्ना अरेंट वाज वन ऑफ द seminal political thinker known for power and originality of her idea, and she was contemporary of Ekman and Hitler. Contemporary किसके हैं? Ekman
इनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, जीव था जर्मनी, बट इनको पसंद नहीं आया एंड वो क्रिटिक बन गए हिटलर के और इनको यूएसए में असाइलम मिल गया। इनका स्कूल ऑफ थॉट क्या है, सिविक रिपब्लिकनिज्म, सिविक रिपब्लिकनिज्म, ठीक है। जिसमें इनका वर्क ऑफ थॉट क्या था, शी वर्क्स ऑन टोटलिटेरियनिज्म, ह्यूमन कंडीशंस, रेवोल्यूशन एंड एकमान इन जेरूसलम। जो जेरूसलम में एकमान का वर्क है उनको इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन कैसी होनी चाहिए, वो टोटलिटेरियन, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। देन ह्यूमन कंडीशन थ्योरी, ठीक है। तो व्हाट वाज हिज मेथोडोलॉजी, हिज मेथोडोलॉजी वाज फिनोमेनोलॉजी, दैट इज कॉन्सेप्ट आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, ठीक है, एज दे अपीयर इन लाइव एक्सपीरियंसेस, ठीक है, नॉट मेटाफिजिकल एब्स्ट्रैक्शंस, थिंकिंग विदाउट बॉर्डर एंड मेथोडोलॉजी इज कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो शी सफर्ड एट द हैंड ऑफ हिटलर, अभी थोड़ी सी हिस्ट्री है। तो इनको असाइलम मिला यूएसए में। हर वर्क रिमेन कंट्रोवर्शियल इन वेरियस रीजन, शी वॉज ब्रांडेड एज द कोल्ड वॉर इंटेलेक्चुअल आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ हर फर्स्ट पॉलिटिकल वर्क, दैट इज ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियन। इनको ब्रांड किस तरीके से किया गया था, कोल्ड वॉर इंटेलेक्चुअल, क्योंकि इनकी जो थ्योरी थी वो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 वैल्यू हुई थी, ठीक है। He is also known as the scholar of orthodox and complicated augmentation. He describes her thinking as the thinking without border. मतलब क्या है कि she cannot be put any systematic school of thought. Her methodology was phenomenology, which has not been frequently used by political scholars. She was influenced by Aristotle and Karl Jasper and Heidegger. तीन लोगों से काफ़ी इन्फ्लुएंस थी, अरिस्टोटल, हेडगर एंड कार्ल जेस्पर, ठीक है। तो फिनोमिनोलॉजी थ्योरी है वो क्या है, ये एक मेथडोलॉजी है जो सजेस्ट करता है कि एक्सपीरियंस एक मेथड होना चाहिए दुनिया को समझने का। ये एक स्टडी ऑफ अपीयरेंस है रेदर देन स्टडी ऑफ रियलिटी, ठीक है। इनके हिसाब से देयर इज नो रिलेवेंस ऑफ मेटाफिजिकल एब्स्ट्रैक्शन, मेटाफिजिकल एब्स्ट्रैक्शन का कोई भी वैल्यू नहीं। शी शुड अंडरस्टैंड द थिंग्स एज दे अपीयर टू अस इन अवर लाइफ एक्सपीरियंस, मतलब कि वन शुड अंडरस्टैंड द थिंग्स जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे रेदर देन रियलिटी और आइडिया के बेसिस पे, ठीक। अब देखो टोटलिटेरियनिज्म के बारे में इन्होंने क्या कहा, तो शी इज एनालाइजिंग द टोटलिटेरियनिज्म ऑफ 20th सेंचुरी, जिसमें नासिज्म, फासिज्म एंड स्टालिनिज्म था, ठीक है। टोटलिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट कंट्रोल ऑफ स्टेट, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ स्टेट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। व्हाट वाज हर मेथोडोलॉजी, वही है फिनोमिनोलॉजी मेथोडोलॉजी थी टोटलिटेरियनिज्म को एक्सप्लेन करने की। और ये टोटलिटेरियनिज्म ऑफ 20th सेंचुरी को नॉवल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताती है दैट हैज नेवर सीन बिफोर, इससे पहले ये नहीं था। इन्होंने डेस्पोटिज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म के डिफरेंस को एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो इनके हिसाब से जो डेस्पोटिज्म है वो टेरर को यूज करते थे पावर को ऑक्यूपाई करने के लिए, बट 20th सेंचुरी का जो टोटलिटेरियन सोसाइटी है इस वो टेरर भी है, बट मतलब वो मीन्स इन इटसेल्फ, एंड इन इटसेल्फ है, ठीक है। तो सोसाइटी इन टेरर इज नॉट जस्ट ए मीन्स बट इट इज एन एंड इन इटसेल्फ, मतलब कि जो टेरर है वो मीन्स नहीं है, मतलब तरीका नहीं है, वो अंत भी है, ठीक है। डेस्पोटिज्म सिर्फ मीन्स के लिए यूज करते थे, मगर टोटलिटेरियन जो है टेरर को एंड में भी यूज करते हैं, मीन्स में भी यूज करते हैं, ठीक है। So there has been no strategic rationality in the use of terror by this totalitarian, ठीक है। अब क्या है कि जो एंड ऑफ ओबीडियंस है वो है प्रिजर्वेशन। ये एक क्वेश्चन था जो हाउस में रह गया था, मैं इधर पे एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, हाउस जस्टिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट फॉर द सेक ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ ऑफ,
हॉब्स ने स्टेट को जस्टिफाई किया था लाइफ के प्रिजर्वेशन के लिए, मगर हॉब्स जो है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिज्म भी मानते हैं, ठीक है, एंड ही इज ऑल्सो सपोर्ट ऑफ स्टेट एब्सोल्यूटिस्ट भी। तो ही इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट एंड ही इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल स्टेट एब्सोल्यूटिस्ट। So Hobbes has justified absolute authority of the state, without which he thinks that there will be no security of life and possession, and man's life will take state of war। मतलब कि state of nature is the state of war, ये है ना इनका कोट। तो इस तरीके से अपन इनको एक्सप्लेन करेंगे। और इनकी जो रेसोल्यूटिव कंपोजिट मेथड थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैन बाय बर्थ जो है वो ब्लैंक स्टेट की तरह होता है, ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, एंड जो भी चीज़ें वो सीखता है वो एक्सपीरियंसेस के टाइम पे सीखता है, ठीक है। और फिर इसके बाद लिखेंगे मैन वांट्स टू गेन प्लेजर एंड अवॉइड पेन। वही जो भी चीज़ें थी ना, बस उसको किस तरीके से अरेंज करना है ये आप एक बार देख लीजिए। तो जो बिगेस्ट फियर है मैन का वो है लॉस ऑफ लाइफ एंड इट एंड्स ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ प्लेजर। मैन जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्यों आना चाहता है? बिकॉज they will going to transfer all its right to the state except right to self protection, that is preservation। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी जो है स्टेट की वो क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ। एंड हॉब्स स्टेट जो है वो है पुलिस स्टेट की तरह, जहाँ पे सेल्फ प्रिजर्वेशन मोस्ट स्केयर्ड ऑफ ऑल राइट्स है, ठीक है। अब जो राइट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन है वो लिमिटेशन करते हैं काय के लिए? अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। और एक ही लिमिटेशन है राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, ठीक है। मैन हैज राइट टू रेसिस्ट स्टेट इफ स्टेट्स टेक मैन्स लाइफ इन आर्बिट्ररी मैनर। Different scholars have given different basis for man's obligation towards the state. The justification of man's obligation towards state is Hobbes' philosophy in preservation of life. See? Now, what is the origin of totalitarianism and causes responsible for origin of totalitarianism? ये देखते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल रीजन है जिसके कारण टोटलिटेरियनिज्म इतना बड़ा है यूरोपियन सोसाइटी में। इनका पहला प्रोडक्ट क्या है? इट इज प्रोडक्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ डेवलपमेंट जो कि मॉडर्न सोसाइटी के साथ आई। हरा अरेंट जो है क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। शी मेटाफोरिकली सजेस्ट दैट, एक रूसो भी थे जो भी क्रिटिक ऑफ आई थिंक मॉडर्न सोसाइटी के थे, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, रूसो ही थे। He metaphorically suggests that modernity begins with the exploitation of atomic bomb. It implies that modernity has killed humanity and modernity has ended with human condition. So what is the problem of modernity? Modernity की प्रॉब्लम क्या है? वो है राइज ऑफ नेशन, ठीक है। यहाँ पे नेशन डोमिनेट करने लगता है, ठीक है। एंड आइडिया ऑफ नेशन constituted around the concept of race, language and that led to the revival of tribalism, ठीक है। अब he also blames romanticism। एक तो उन्होंने स्टेट नेशन को ब्लेम किया टोटलिटेरियनिज्म के लिए, ठीक है, कि वहाँ पे रेस लैंग्वेज इतना ज़्यादा डेवलप कर जाता है कि दैट हैज़ लेड टू द रिवाइवल ऑफ ट्राइबलिज्म, ठीक है। दूसरा ब्लेम करते हैं वो रोमांटिसिज्म। तो एज शी वॉज द एडवोकेट ऑफ फिलोसफी और स्कॉलर्स, रूसो के एडवोकेट करती थी ना फिलोसफी को, तो थ्योरी इन जनरल, थ्योरीज जो है वो जनरल विल की तरह है, एंड मैंस टू बी फोर्स टू बी फ्री एज स्ट्रेंथन एंड टोटलिटेरियन टेंडेंसी। देखो, थ्योरीज लाइक जनरल विल एंड मैन टू बी फोर्स टू बी फ्री एज स्ट्रेंथन द टोटलिटेरियन टेंडेंसी, ठीक है। ये कहना चाहते हैं कि जो रूसो की फिलोसफी की ये एडवोकेट थी, एंड शी सेज थ्योरीज लाइक जनरल विल डोमिनेट करती है एंड मैन जो है वो फोर्स हो जाते हैं टू बी फ्री एंड एज स्ट्रेंथन इन द टोटलिटेरियन सोसाइटी, ठीक है। अब हना अरेंड ने क्रिटिसाइज किया है सूडो साइंटिफिक थ्योरी को। कौन सी? रेशनलिज्म। पहले उन्होंने राइज ऑफ नेशन को ब्लेम किया, देन रोमांटिसिज्म को ब्लेम किया, ठीक है, देन रेशनलिज्म को ब्लेम। अब रेशनलिज्म की जो सूडो साइंटिफिक थ्योरी है वो किसकी थी? गोबिन्यू की, ठीक है। तो गोबिन्यू हैज गिवन द थ्योरी ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ आर्यंस। इसमें क्या कहा था कि जो डिक्लाइन ऑफ आर्यन है वो इसलिए हुआ क्योंकि इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड था इसके साथ इंफीरियर रेसेस जैसे कि अफ्रीकन ज्यूस, हैंस टू गेन ग्रेटनेस
बैक प्योरिटी ऑफ ब्लड को भी सुधारना पड़ेगा, ये आज के टाइम में इररिलेवेंट है बिल्कुल, ठीक है। देखिए शी बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी बट स्टिल हर आइडियाज वाज टू क्रिटिकल, ठीक है। फिर भी अपन एक इस चीज को लिख के लिखेंगे कि दैट इज नॉट गुड आइडिया, ठीक है। नाउ शी ऑल्सो ब्लेम्स imperialism, दैट इज एक्सटेंडिंग पावर ऑफ colonialism थ्रू मिलिट्री फोर्स, ठीक है। अब imperialism मतलब क्या होता है, कॉलोनी के थ्रू पावर को एक्सपांड करना, ठीक है। किस तरीके से उन्होंने imperialism को ब्लेम किया, तो he led to the strengthening of the myth of Aryan superiority. Europeans could establish domination over non-Europeans. This convinced them about the racial superiority of Europeans and others as inferior races. वो inferior races की जो बात करी थी, ठीक है। Modernity has given excessive importance to the economic sphere of man's life, and too much involvement in economic sphere and neglect of civic sphere creates ground for totalitarianism. What creates ground for totalitarianism? Too much involvement of economic sphere and neglect of civic sphere led to the creation of totalitarian ground, ठीक है। Modern nation states have stabilized centralized bureaucracy and has taken away the state of genuine civic participation and deliberation by the people of civic sphere. मॉडर्न नेशन में क्या हुआ था, उन्होंने स्टेबलाइज तो कर दिया था सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी को, बट दे हैव टेकन अवे द स्टेट ऑफ सिविक पार्टिसिपेशन। यहाँ पे सिविक पार्टिसिपेशन कम हो गया था एंड सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी बढ़ गया। मॉडर्निटी हैज गिवन राइज टू आइसोलेटेड मैन, मतलब कि एक डिप्रेस्ड मैन जो है, जो कि आज के समय में अपन देख सकते हैं। तो मॉडर्निटी हैज गिवन राइज टू आइसोलेटेड मैन, जहाँ पे वो कम्युनिटी से जो है डिसकम्युनिकेट हो जाता है, ठीक है, डिसकनेक्टेड हो जाता है। एंड आइसोलेटेड मैन इज लुकिंग फॉर सिक्योरिटी, हैंस they have invested lots of power in the hand of leadership using identity politics to strengthen the authority, and identity became the basis from man's own recognition. What he was trying to say is modernity has given rise to isolated man, that is disconnected from community. वो क्या चाहता है, वो सिक्योरिटी चाहता है, तो he invested a lot of power in the hands of leadership, ठीक है। तो लीडर जो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को यूज करके अपनी अथॉरिटी को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, एंड आइडेंटिटी बिकेम द बेसिस फ्रॉम मैंस ओन रिकॉग्निशन, ठीक है। क्या बेसिस बन जाएगा, आइडेंटिटी विल बिकम द बेसिस फ्रॉम मैंस ओन रिकॉग्निशन। So, according to Hannah Arendt, when stable context of our life get disturbed because of economic and political crisis, it will generate condition for the rise of totalitarianism. In the book of Origin of Totalitarianism, she has elaborated on the factor of romanticism, racialism and imperialism, ठीक है। हन्ना अरेंट के हिसाब से व्हेन स्टेबल कंटेक्स्ट जो है लाइफ का वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट होगा, एंड दैट विल गोइंग टू जनरेट द कंडीशन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। इनकी जो बुक है ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, शी हैज एलाबोरेटेड द फैक्टर ऑफ रोमांटिसिज्म, रेशियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। ये तीनों चीजें, रोमांटिसिज्म, रेशियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, ठीक है। चौथा क्या है, राइज ऑफ नेशन, ठीक है। ये अच्छे से समझ में आ गई, आई होप। अनाज थ्योरी ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। इनकी जो थ्योरी ऑफ एक्शन है, उन्होंने अपनी बुक ह्यूमन कंडीशन, रिमेंबर दिस बुक, ह्यूमन कंडीशन, उसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ एक्शन दिया, ठीक है। इनके टाइप से, इनके हिसाब से दो टाइप के एक्शन होते हैं, एक होता है थिंकिंग, ठीक है। ह्यूमन जो है दो टाइप के एक्शन को परफॉर्म करता है, होता है थिंकिंग, जो कि उनको बीटा कंटेम्पलेटिव बोलते हैं, एंड दूसरा होता है एक्शन, जिसको बीटा एक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी जो थ्योरी ऑफ एक्शन है, उसमें उन्होंने पॉलिटिकल एक्शन को एस्टेब्लिश किया, और उन्होंने मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्शन जो परफॉर्म करता है ह्यूमन बीइंग, उसको उन्होंने बताया। उनके हिसाब से पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल अफेयर इज ह्यूमन कंडीशन। ह्यूमन की जो कंडीशन है, मतलब फितरत है, वो है पार्टिसिपेशन करना ह्यूमन पॉलिटिकल अफेयर में। हम लेट्स द टेक
केस ऑफ यूपी एमपी है ना, वेयर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल अफेयर इज इन, वी कैन से इन ब्लड, है ना. हर व्यूज आर वेरी सिमिलर टू अरिस्टोटल दैट मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल. तो इनकी थ्योरी ऑफ एक्शन में क्या कहा इन्होंने कि मैन जो है बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल. अरिस्टोटल की इस थ्योरी को वो सपोर्ट कर रही हैं, कह रही हैं कि पॉलिटिकल एक्शन जो ह्यूमन मैन करते हैं वो रियल सेंस में वेरी इफेक्टिव है, एंड पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल अफेयर में मैन का एक ह्यूमन कंडीशन है आदमी के. ठीक है. उन्होंने फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच दैट इज एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में ह्यूमन परफॉर्म करते हैं दो टाइप के एक्शन, ऐसा उन्होंने कहा. थिंकिंग एक्शन. ठीक है. अब शी वॉज क्रिटिकल ऑफ प्लेटो. क्यों? क्योंकि प्लेटो ने सजेस्ट किया था कि एक्शन सुपीरियर नहीं है, थिंकिंग सुपीरियर है. ठीक है. और फिर अरिस्टोटल ने कहा था कि एक्शन सुपीरियर है, थिंकिंग सुपीरियर नहीं है. दैट्स व्हाई शी सपोर्टेड अरिस्टोटल एंड क्रिटिसाइज प्लेटो. ही अप्रिशिएटेड मार्क्स एज मार्क्स हेल्ड दैट एक्शन इज सुपीरियर टू थिंकिंग. ठीक है. अब लेबर के बारे में उन्होंने क्या कहा, actions which man perform to fulfill the necessities, these are the actions over which man has no control. ठीक है. अब आदमी जो है नेसेसिटीज को परफॉर्म करने के लिए जो एक्शन करता है, ठीक है, वो उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता. ठीक है. तो मैन के पास यही एक लिटिल फ्रीडम होती है टू फुलफिल हिज नेसेसिटी. तो एक्शंस जो हैं वो परमानेंट इन नेचर नहीं होते, वो सिर्फ एनिमल की तरह परफॉर्म होते हैं. ठीक है. इसलिए उन्होंने मैन को एक एनिमल लेबरॉन कहा है. ठीक है. और उन्होंने मार्क्स को क्रिटिसाइज किया है क्योंकि मार्क्स ने मैन को कहा कि इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्शन. कौन सा? लेबर का एक्शन जो परफॉर्म करता है. ठीक है. वेरेस हन्ना अरेंट ने कहा कि ये एक लोवेस्ट कैटेगरी है. मार्क्स ने कहा था ना, जितना काम करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फी मतलब वेजेस पे होंगे. ठीक है. तो उस हिसाब से भी उन्होंने लेबर को क्रिटिसाइज किया. ठीक है. कि लेबर को फेवर किया था. ठीक है. कि यूनियन में जितना जो लोग काम करेंगे उस हिसाब से वो फेवर कर रहे थे. मगर हना अरेंट के हिसाब से उन्होंने कहा कि मैन को उतना ही काम करना चाहिए जितने में उसकी नेसेसिटीज फिल हो जाए, उससे अलावा उनको काम नहीं करना चाहिए. व्हाट वाज हिज थ्योरी ऑन वर्क. ठीक है. मैन इज ए बिल्डर ऑफ वॉल्स मीन्स क्रिएशन ऑफ सोशल वर्क. इधर पे गौशाला मस्करी पुत्र एक एंशियन स्कॉलर थे. ठीक है. जिन्होंने जैनिज्म के बाद एक थ्योरी दी थी. ठीक है. उस थ्योरी में भी यही बात कही थी कि जितनी नेसेसिटी उतना ही काम करो, दैट इज डू वर्क एंड ड्रिंक घी. ठीक है. थ्योरी को आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली क्या है, बट इसको उधर पे आप कंपेयर कर सकते हो. ठीक है. आई विल मेंशन दिस इन कमेंट सेक्शन. ठीक है. theory क्या है? वो जो इवन अशोका हैज गिफ्टेड देम जगह इन कलिंगा वाले एरिया में. आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एक्जैक्टली. ठीक है. तो मैन इज ए बिल्डर ऑफ वॉल मीन्स क्रिएशन ऑफ सोशल वर्ल्ड दैट इज सेपरेटिंग सोशल फ्रॉम नेचर. ठीक है. मैन क्या है? मैन इज ए बिल्डर ऑफ वॉल्स मतलब क्रिएशन ऑफ सोशल वर्ल्ड एंड दैट इज सेपरेटिंग फ्रॉम नेचुरल वर्ल्ड. ठीक है. So when man perform this action, man is more than animal but less than human. ठीक है. तो इधर पे मैन इज मोर फ्री बट नॉट कम्प्लीटली फ्री. मैन एक आर्किटेक्ट है, इंजीनियरिंग जर्नलिस्ट है. तो व्हाट शी वाज टेलिंग की मैन इज ए बिल्डर ऑफ वॉल दैट इज क्रिएशन ऑफ सोशल वर्ल्ड. ठीक है. दैट सेपरेट सोशल फ्रॉम नेचुरल. मैन परफॉर्म दिस एक्शन बिकॉज मैन इज नॉट लाइक ए एनिमल बट वो आदमी भी नहीं है. So here man is more free but not completely free. ठीक है. What was his theory on action? So man is free when man participated in the political action. जब man
वही पॉलिटिकल स्फीयर में पार्टिसिपेट करेगा तो मैन जो है वो कम्प्लीटली फ्री होगा. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन. मैन इज कम्प्लीटली फ्री ओनली व्हेन ही पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल स्फीयर. मैन इज जून पॉलिटिकॉन, ये वर्ड याद रखना. दैट इज मैन इज पॉलिटिकल एनिमल, अरिस्टोटल वाला. Participation in politics is in human condition. If you are not performing this action, then we are not leading our human life. ये तो उनका कहना था कि मैन का एक्शन क्या है, पॉलिटिकल स्फीयर में पार्टिसिपेट करना. अगर मैन नहीं कर रहा पॉलिटिकल स्फीयर में पार्टिसिपेशन, देन शी इज नॉट और ही इज नॉट लीडिंग ए ह्यूमन लाइफ. ठीक है. आजीविका, दैट आई एक्सप्लेन ना. आजीविका की भी यही फिलोसफी की थी, आजीविका. ठीक है. हर थ्योरी ऑन रेवोल्यूशन, तो शी इज क्रिटिकल ऑफ मार्क्स, जो सजेस्ट कर रहे थे वायलेंट रेसोल्यूशन. ठीक है. शी डज नॉट रिकमेंड वायलेंस बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म डिसेंसिटाइजिंग इफेक्ट ऑफ वायलेंस ऑन पीपल. उनका व्यू क्या था कि गांधी का व्यू था या जॉन ड्यू के व्यू के जैसा था कि वन एंड्स आर शेप्ड बाय द पॉजिटिव फॉलो टू परस्यूट अवर गोल. वायलेंस मीन्स विल रिजल्ट इनटू वायलेंट एंड. वो पीसफुल काइंड ऑफ रेवोल्यूशन की बात कर रही थी. ठीक है. वो मार्क्स की तरह वायलेंट रेवोल्यूशन की बात नहीं कर रही थी. ठीक है. तो वी कैन गिव एग्जांपल्स लाइक वायलेंट रेवोल्यूशन, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, which ultimately ended in the establishment of totalitarian state or rule of terror. According to her, फ्रेंच और रशियन रेवोल्यूशन जो है वो वायलेंट रेवोल्यूशन थे एंड दैट रिजल्ट इनटू टोटलिटेरियन स्टेट एंड रूल ऑफ टेरर. Hannah Arendt has criticized Sartre and Frank Fanon, जो एडवोकेट करते हैं यूज ऑफ वायलेंस. ठीक है. तो इन्होंने तीन लोगों को क्रिटिसाइज किया, मार्क्स, सैटरे एंड फ्रेंच फैनॉन. इनके हिसाब से जो रियल रेवोल्यूशन है वो है सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म जो है वो रियल रेवोल्यूशन. रियल रेवोल्यूशन इज फंडामेंटल चेंज इन द वे ऑफ थिंकिंग. तक सोच नहीं बदलोगे जब तक रेवोल्यूशन कोई ज़रूरत ही नहीं. ठीक है. रियल रेवोल्यूशन इज फ्रीडम फ्रॉम मिथ. फ्रीडम फ्रॉम मिथ, अब वहाँ से फ्रीडम हो जाएगा तो वही एक असली रेवोल्यूशन है उन हाना अरेंट के हिसाब से. ठीक. She has criticized French Revolution because French Revolution focused on social and economic questions rather than political freedom. अब देखो उनके हिसाब से मैंने जो पॉलिटिकल नहीं है. ठीक है. तो उन्होंने तो क्रिटिसाइज किसे किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि फ्रेंच में सोशलिज्म की बात हुई थी. ठीक है. और इकोनॉमिक क्वेश्चंस की बात नहीं हुई, पॉलिटिकल फ्रीडम की बात नहीं हुई. दैट्स व्हाई फ्रेंच रेवोल्यूशन एंडेड इन वायलेंस उनके हिसाब से. ठीक है. शी अप्रिशिएटेड अमेरिकन रेवोल्यूशन, क्यों, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम की बात हुई थी. However, she believes that American Revolution इनकम्प्लीट था क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस बने थे टू चेक आर्बिट्री पावर. ठीक है. बट पीपल्स पार्टिसिपेशन जो है उनकी उसमें ज़्यादा बातें नहीं हुई. ठीक है. तो शी वॉज फेवरिंग यूएसए वाला रेवोल्यूशन वेयर पॉलिटिकल फ्रीडम की बात हुई. ठीक है. एंड क्रिटिसाइज फ्रेंच एंड रशियन रेवोल्यूशन, स्पेशली फ्रेंच, जहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है. ठीक है. रेदर देन पॉलिटिकल डेवलपमेंट. है ना. तो व्हाट वाज हर व्यूज ऑन पावर. अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पावर, थ्योरी ऑफ पावर में भी उनका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है. ठीक है. अभी जब अपन आइडियोलॉजी पढ़ेंगे ना उसमें ये आएंगे. तो अकॉर्डिंग टू हर पावर इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस का सेंट्रल कॉन्सेप्ट क्या है, पावर. ठीक है. पावर को अभी तक डोमिनेशन के टर्म्स में हमने समझा, बट ऑब्जेक्टिव जो है पावर का वो है
टू इन्फ्लुएंस, टू फोर्स अदर्स टू डू व्हाट वंस वांट, विलिंग और अनविलिंग। तो क्या एक इंसान चाहता है विलिंगली या अनविलिंगली, ये पावर का सही एम है, ना कि डोमिनेशन का, ठीक है। अपनी तरफ खींचना इस पावर, ठीक है। अगर हॉब्स एंड मार्क्स ने हार्ड पावर की बात करी थी, देन ग्राम्सी ने सॉफ्ट पावर की बात करी, ठीक है। तो हना अरेंड ने वेरी इनोवेटिव आइडिया दिया था, फॉर हर पावर इज नॉट डोमिनेशन। उनके हिसाब से डोमिनेशन जो है वो पावर नहीं है, ठीक है। उनके हिसाब से वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द पावर एंड सम अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू हर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस between the power and some other related concepts which are often treated as power, जैसे कि फोर्स, स्ट्रेंथ, अथॉरिटी एंड वायलेंस। इन्होंने फोर्स को, स्ट्रेंथ को पावर से कंपेयर किया। if we able fail to distinguish between power and these concepts, then it will going to reflect in our deafness to the linguistic meaning and blindness to the reality of power, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड स्ट्रेंथ, पहले ये देखते हैं, ठीक है। इनके हिसाब से पावर क्या है, पावर इज नॉट डोमिनेशन, ठीक है। ये एक अलग ही तरीके का पावर इन्होंने बात करी थी, ठीक है। तो पावर और स्ट्रेंथ के बीच में डिफरेंस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है इंडिविजुअल की, बट पर्सन मे बी वीक और स्ट्रॉन्ग। मगर पावर जो है वो एक कलेक्टिव है, स्ट्रेंथ जो है वो इंडिविजुअल तरीके से भी हो सकता है, बट पावर जो है वो कलेक्टिव ही होगा। स्ट्रेंथ में वीक भी हो सकते हैं, पुअर भी हो सकते हैं, बट पावर एक कलेक्टिव है, ठीक है। अब पावर एंड फोर्स में डिफरेंस क्या है, फोर्स जो है वो वर्ल्ड ऑफ नेचर है, नेचुरल थिंग्स हैव पावर, जैसे कि विंड, वाटर। पावर जो है वो वर्ल्ड फॉर ह्यूमन है, पावर इंसानों के लिए है, फोर्स नेचर के लिए, ऐसा इनका कहना है। पावर और वायलेंस के बीच में डिफरेंस क्या है, तो पावर बिलोंग्स टू द पीपल, वेयर एज वायलेंस फीचर है स्टेट का। द यूज ऑफ वायलेंस इज नेवर जस्टिफाइड। पावर एंड अथॉरिटी में, अथॉरिटी जो है स्टेट की होती है, पावर जो है लोगों का होता है, ठीक है। अथॉरिटी स्टेट की होती है, पावर बिलोंग्स टू द पीपल। पावर एंड फोर्स में, फोर्स बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ नेचर, नेचुरल थिंग्स है फोर्स, ठीक है। पावर एंड वायलेंस, पावर बिलोंग्स टू द पीपल एंड वायलेंस इज द फीचर ऑफ स्टेट, एंड यूज ऑफ वायलेंस इज नेवर जस्टिफाइड, ठीक है। So on the basis of the above distinction, we can conclude the following feature: power does not belong to the individual but to the people। ये पहली चीज, डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी। सेकेंड है इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस इज नॉट द सोर्स ऑफ पावर। इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस इज नॉट द सोर्स ऑफ पावर, ठीक है। पावर इज पीपल एक्टिंग इन कंसर्न विद ईच अदर। पावर क्या है, पावर इज पीपल एक्टिंग इन कंसर्न विद ईच अदर, जो लोग मिलके काम करते हैं उसको वो पावर कह रहे हैं, ठीक है। फॉर हना अरेंड, पावर इज नाइदर बिलोंग टू इंडिविजुअल नॉर स्टेट नॉट टू द नेचर। इनके हिसाब से पावर ना तो स्टेट को बिलोंग करता है, ना इंडिविजुअल को बिलोंग करता है, ठीक है, ना ही नेचर को बिलोंग करता है, ठीक है। इधर पे पावर तीनों को बिलोंग नहीं करता, ना इधर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, ना ही इकोनॉमिक पावर, ठीक है। इनके हिसाब से थ्रू फिनोमिनोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन इन्होंने कहा कि पावर है मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, तो वी फील पावर व्हेन वी आर टुगेदर। इनके हिसाब से पावर जब है जब आप कलेक्टिवली एक साथ खड़े हो, ठीक है, और जब आप हारमोनी की बात कर रहे हो एक दूसरे से, तो ये पावर है। पावर स्टेट के पास नहीं है, इंडिविजुअल के पास नहीं है, नेचर के पास नहीं, ठीक है। एंड पर्पस ऑफ पावर जो है वो डोमिनेशन नहीं है वन ओवर द अदर, बट एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन है। सिंस पीपल आर एक्टिंग टुगेदर, देन लेजिटिमेसी इज इनहेरेंट, दस आउटकम रिक्वायर्स नो जस्टिफिकेशन। मतलब क्या है कि जो पर्पस है पावर का वो डोमिनेशन नहीं है एक दूसरे के ऊपर, बट एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन है, ठीक है। जब ये कह रहे हैं कि
एक दूसरे के साथ कम्युनिटी काम करेंगी, देन पीपल आर एक्टिंग टुगेदर, देन लेजिटिमेसी जो होगा वो इनहेरेंट होगा अपने आप को ही, ठीक है। दस आउटकम रिक्वायर्स नॉट जस्टिफिकेशन, ठीक है। पावर को हम स्टोर नहीं कर सकते, ये क्यू जेनरेस है, मतलब कि ये खुद से आता है एंड खुद से ही चला जाता है, ठीक है। जब तक सोसाइटी में एम्पैथी है, जब तक सोसाइटी में यूनिटी है, तब तक पावर रहेगा। जब सोसाइटी में एम्पैथी यूनिटी नहीं है तो पावर चला जाएगा। वी हैव ओनली power only when come together and dissipate when they got to the personal space. So power is the feeling which man gets in the participation of civic sphere. Thus power is equal to political, ठीक है। ये बहुत अच्छा है और पूरा क्वेश्चन मिल सकता है इसका, ठीक है। अब व्हाट इज बेनालिटी ऑफ इविल, ठीक है। अब व्हाट्स यू ट्राइज टू से इज, इन्होंने एकमान इन जेरूसलम ये एक बुक में लिखी थी 1963 में, ठीक है। और ये एज ए रिपोर्टर एकमान के ट्रायल के लिए गई थी, और जो कि चीफ आर्किटेक्ट था हिटलर, ठीक है। तो शी वेंट ऑन द बिहाफ ऑफ न्यूयॉर्कर टू कवर द ट्रायल, ठीक है। इन्होंने वहां पे क्या देखा कि जो एकमान है वो, मतलब कि उन्होंने पहले से अज्यूम कर लिया था कि एकमान का जो है क्रिमिनल माइंडसेट है, सैडिस्ट है, साइकोपाथ है, सोशियोपाथ है, एंड अटेम्प्ट कर सकता है हीनियस क्राइम उन्होंने किए हुए हैं लाइक जेनोसाइड। बट जब उन्होंने ट्रायल किया एकमान का तो शी फाउंड दैट ही इज ए नॉर्मल पर्सन। तो उनको डाउट हुआ कि इतने बड़े बड़े क्राइम करे बट स्टिल ही इज परफेक्टली नॉर्मल पर्सन। तो उनको ही क्वेश्चंस टू एकमान, क्वेश्चन क्या था कि whether he felt bad in doing such acts or whether he had any hatred towards Jews। उनका रेस्पॉन्स क्या था, किसका, एकमान का, कि उनको कोई ना तो जूइश से कोई हेटरेड है एंड उनको कोई गिल्ट है कि उसने जो किया है वो गलत किया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिम ही इज सिंपली एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर ऑफ द सीनियर। जो सीनियर ने ऑर्डर दिया उसको खाली फॉलो कर रहा था, इससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं कर रहा था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हना अरेंट इविल्स बिकम बैनल, मतलब कि इविल जो है वो नॉर्मल बन जाते हैं व्हेन वी डू नॉट लूज द कैपेसिटी ऑफ मोरल जजमेंट। जब तक हम मोरल जजमेंट की कैपेसिटी को लूज नहीं करते तब तक, हम नॉर्मल है, ठीक है। व्हेन वी डू नॉट थिंक अबाउट द आउटकम ऑफ अवर एक्ट, मतलब कि एकमान के जो वो ट्रायल कर रहे थे उसमें शी वाज कंक्लूडिंग दैट व्हेन वी डू नॉट लूज द कैपेसिटी ऑफ ए मोरल जजमेंट, व्हेन वी डू नॉट थिंक अबाउट द आउटकम ऑफ अवर एक्ट, तब तक इविल्स आर नॉर्मल, ठीक है। एकमान के साथ भी यही था कि एकमान वॉज इनोशियस पर्सन एंड ऑपरेटेड विदाउट थिंकिंग। एकमान क्या थे, एकमान वॉज इनोशियस पर्सन, ठीक है, and operated without thinking, performing his assigned responsibilities with cold differences towards the cost of human life. He was not capable of the kind of judgment that could have made him victims, suffering real or apparent. प्रॉब्लम क्या हुई थी, प्रॉब्लम क्या थी इसमें कि एकमान खुद से डिसीजन नहीं लिए थे, ठीक है। उन्होंने मतलब कि एकमान वॉज इनोशियस, ठीक है, एंड ऑपरेटेड विदाउट थिंकिंग। उनके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं थी जो कि डिफरेंसेस क्रिएट करें। So that's why he was not capable of the kind of judgment that could have made him suffering real or apparent, ठीक है, ये चीज। तो it was not presence of hatred of Jews but because of absence of imaginative capacities of thinking, that's why capacity of contemplate the nature of his deed। तो कैपेसिटी ऑफ कंटेम्पलेट द नेचर ऑफ इट डीड क्या था कि इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं था,
उनको कोई हेटरेड नहीं था, ही वॉज जस्ट फॉलोइंग हिज ऑर्डर, ठीक है। तो ईविल बिकम्स बैनल व्हेन इट एक्वायर अनथिंकेबल सिस्टमेटिक कैरेक्टर। ईविल्स बैनल बन जाते हैं जब वो अनथिंकेबल सिस्टमेटिक कैरेक्टर को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। Evils become banal when ordinary people participated in it and build distances and justify it in countless ways. And evil becomes faceless. ठीक है। तो evil जो है बैनल कब बनते हैं, जब अनथिंकेबल सिस्टमेटिक कैरेक्टर साथ जुड़ जाते हैं, या फिर evil बैनल तब बनते हैं जब ऑर्डिनरी पीपल पार्टिसिपेट कर लेते हैं उनके साथ और डिस्टेंसेस बन जाते हैं एंड देन जस्टिफाई इन काउंटलेस वे, ठीक है। So from the analysis of the HANA, we can say that any ordinary person can commit such crime and such crime happened because we live in society. तो HANA के हिसाब से कोई भी ordinary person commit कर सकता है crime and such crime happened because we live in the society which is bureaucratically organized and where the culture of obedience without question exists, ठीक है। तो what she was trying to say is कि ऑर्डिनरी पर्सन क्राइम कर सकता है एंड वो जो क्राइम है वो हैपन क्यों होते हैं, क्योंकि वी लिव इन ए सोसाइटी जहाँ पे वो ब्यूरोटिकली ऑर्गेनाइज है, ठीक है, जहाँ पे कल्चर ऑफ ओबीडियंस है विदाउट क्वेश्चनिंग एग्जिस्टेंस, ठीक है। वो बिना कुछ क्वेश्चन करे फॉलो द रूल वाला जो भीड़ होती है ना उसको वो करते हैं। तो वी हैव फिनिश्ड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वाला पोर्शन। ठीक है, अब आप एक बार देखना सिलेबस, जो पेपर 1 है ना उसका जो पार्ट है वो लगभग लगभग अपना 30% कवर हो गया, ठीक है। क्योंकि जो इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स थे ना जो थिंकर्स के, उसमें अपन ने मेजर मेजर वी कैन से इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, ठीक है। नाउ वी विल गोइंग टू लर्न फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास दैट इज थ्योरी ऑफ आइडियोलॉजीज, ठीक है। जैसे डेमोक्रेटिक थ्योरी, कम्युनिस्ट थ्योरी, सोशलिस्ट थ्योरी, कैपिटलिस्ट थ्योरी, ठीक है। फिर उसके बाद वी विल गोइंग टू मूव, फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे, ठीक है। देन थ्योरी ऑफ पावर, थ्योरी ऑफ सोशलिज्म, एवरीथिंग वी विल गोइंग टू कवर पेपर 1 का पार्ट ए, ठीक है। वंस वी विल कवर दिस पार्ट ना, देन वी विल मूव टुवर्ड्स पेपर 2, ठीक है। उसके पार्ट ए में अपन शुरू करेंगे। तो जो पेपर 1 का पार्ट बी है ना उसको अपन थोड़े दिन के लिए रोक लेंगे, क्योंकि पेपर 1 का जो पार्ट ए है वो एक फिलोसॉफिकल है ना, फिर ये भी एक फिलोसॉफिकल हो जाएगा, तो वो मिक्सअप होके एक बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा। फिर पार्ट बी और पार्ट बी दोनों साथ में देख लेंगे तो आपके ऊपर ही बर्डन कम होगा उसका, है ना। फिर इसके अलावा प्लीज गो थ्रू द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आ रखे हैं उसमें आप देखेंगे 2 कंपलसरी पेपर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। वो 2 कंपलसरी क्वेश्चन को आपको करना होता है, बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो कंपलसरी नहीं होते, और टोटल 5 करने होते हैं, ठीक है। और उसमें एक 3 होते हैं जो नॉन कंपलसरी वाले होते हैं। अगर आपने पार्ट ए अच्छे से कर लिया ना तो उसके बाद आपका कंपलसरी क्वेश्चन वाला एक क्वेश्चन हो जाएगा पूरा पूरा, मतलब आधा कह सकते हैं, और जो नॉन कंपलसरी वाला है उसमें से आप कम से कम 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि 6 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, 4 यहाँ से, टोटल आई थिंक 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से अच्छे से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आधा पोर्शन तो आपने यही हो गया, 70% कह लो आप, ठीक है। 30% बचता है, वो 30% इसमें से करेंगे अपन, कुल मिला के एक कंपलसरी क्वेश्चन बचता है। यू कैन एनालाइज बाय योर सेल्फ कि आपका इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, आपको पार्ट ए में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, पार्ट बी में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे, दिस इज माई कोड टीजे लाइव, यू कैन यूज दिस 10% डिस्काउंट, आपका जो कोड यूज़ करेंगे आप तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है।
मेरा PSIR तारकेश्वर जैन के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे आपको PDF फॉर एवरी टॉपिक विच वी हैड कवर टिल नाउ, ठीक है। प्लस मैं उसमें क्वेश्चंस भी डालता हूँ, ठीक है, जो अभी तक आ चुके हैं UPSC में, या फिर जो मॉडल क्वेश्चन बोलते हैं ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप उसको देख के मोबाइल में आप मुझे PDF के फॉर्म में या लैपटॉप में PDF के फॉर्म में आप अपलोड कर सकते हैं, वहाँ पे मैं चेक करूँगा, ठीक। तो थैंक यू सो मच।